दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है कितना आसान है किसी के चरित्र पर उंगली उठाना। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। मंदाकिनी जी सोसाइटी में कुछ दिन पहले ही रहने आई थी। सामने के घर से एक औरत निकली और उसने कहा, नमस्ते भाभी जी। तभी मंदाकिनी के पति बोले, वाह क्या बात है, तुम्हारी जान पहचान भी हो गई। मंदाकिनी ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, हर कोई प्रभावित हो जाता है। आप खुद का समय भूल गए। जब मुझे पहली बार देखने आए थे तो एक बार देखते ही मुझ पर लट्टू हो गए थे। मंदाकिनी के पति ने कहा, हाँ मैडम, आप हैं ही इतनी आकर्षक और खुश मिजाज कि हर कोई आपसे आसानी से प्रभावित हो जाता है। मंदाकिनी ने कहा, सुनो, मजाक छोड़ो, वह सामने वाले मकान से तीसरा मकान है ना, हम जब से आए हैं उसमें कोई दिखाई नहीं दिया, खाली है क्या? मंदाकिनी के पति ने कहा, कौन सा? वह शर्मा जी के साइड वाला? पता नहीं, अभी सोसाइटी की मीटिंग होगी, उसमें सबसे परिचय हो जाएगा। 2 दिन बीत गए। मंदाकिनी सोसाइटी की मीटिंग को लेकर अत्यधिक उत्साहित थी। मनोज और मंदाकिनी सोसाइटी के सभी लोगों से मिले तो बहुत खुश हुए। सभी मध्यम वर्गीय परिवारों से अच्छे पढ़े लिखे लोग। सभी से मिलने के बाद मनोज और मंदाकिनी को बहुत अपनापन लगा। अचानक से मंदाकिनी की नज़र सामने कुर्सी पर बैठी एक महिला पर गई जो दोनों हाथ मेज पर टिकाए इधर उधर देख रही थी। जो बोलता उससे अच्छे से बात करती। सोसाइटी की पूरी मीटिंग में वह औरत सबसे अलग नजर आ रही थी। ऐसा नहीं है कि वह बहुत सुंदर और आकर्षक थी, इसके बिल्कुल विपरीत वह छोटी कदकाठी, भद्दा शरीर, उभरे वक्षस्थल, जिन्हें वह साड़ी के पल्लू से ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। साड़ी ऐसी पहनी थी जिसे देखकर लग रहा था कि बहुत पुराने जमाने की, उम्र में 35-40 वर्ष के बीच की होगी। हरकतें ऐसी थी जैसे नौजवान लड़की हो। सब अवगुण होते हुए भी उसके चेहरे की मुस्कान में गजब का आकर्षण था। कोई उसकी तरफ देखता तो वह उसकी तरफ मुस्कुरा देती। मंदाकिनी को उसके विषय में जानने की उत्सुकता हुई। सामने वाली कविता आंटी से पूछा, आंटी, वह कौन है जो सामने कुर्सी पर अकेली बैठी? कविता आंटी ने कहा, उसका नाम नीना है। तुम कह रही थी ना कि सामने वाले मकान में कोई दिखाई नहीं देता, वह इन्हीं का मकान है। मंदाकिनी ने उत्सुकतावश कहा, अच्छा इनका है? और मंदाकिनी उनसे बातें करने के लिए आगे बढ़ गई। नमस्कार जी, नीना जी, मैं मंदाकिनी हूँ। आपके सामने वाली लाइन में नया मकान है ना, हम उसमें रहने आए हैं। नीना जी मुस्कुराते हुए बोली, जानती हूँ, मैंने देखा है तुम्हें। इसके बाद से नीना जी जब कभी दिख जाती तो दूर से ही हाथ हिलाकर मुस्कुरा देती। हालांकि उनका पहनावा देखकर मंदाकिनी की उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती थी, पर न जाने उनकी मुस्कुराहट में ऐसा क्या था कि मंदाकिनी ना चाहते हुए भी उनके घर की तरफ झांक ही लेती। मंदाकिनी शाम को पौधों में पानी डाल रही थी। दूर नजर गई तो देखा कि नीना जी भारी सा बैग लिए तेजी से चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन बैग भारी होने की वजह से वह तेजी से कदम नहीं उठा पा रही। नीना जी मंदाकिनी के पास आकर मुस्कुरा दी और बोली, पानी दे रही हो? मंदाकिनी ने कहा, जी। आप इतना सारा क्या ले आई? नीना जी ने कहा, मंडी लगी थी, सोचा सब्जी ले आऊं। इन्हें खाने का बहुत शौक है, जब तक थाली में 2-3 सब्जियां ना हो खाना ही नहीं खाते। मंदाकिनी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कौन? आपके पति? कभी देखा नहीं उन्हें। नीना जी बोली, हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है,
अगले दिन मंदाकिनी के घर की किसी ऑटो वाले ने बेल बजाई। मंदाकिनी ने बाहर जाकर देखा तो ऑटो वाले भैया से बोली, भैया आपको गलतफहमी हुई है, हमने ऑटो नहीं बुलाया। ऑटो वाला बोला, मैडम एड्रेस तो यही का है, लोकेशन भी यही की दिखा रहा है। मंदाकिनी ने कहा, भैया यह एड्रेस सामने वाले मकान का है। और मंदाकिनी वहीं अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी। पहिए लगी डंडी लिए एक लंबा चौड़ा आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ऑटो में आकर बैठ गया। इसके बाद से यह रोज का ही काम हो गया। वह ऑटो वाला सुबह 8:30 बजे नीना जी के घर के सामने ऑटो खड़ी कर देता और वह लंबा चौड़ा हष्टपुष्ट व्यक्ति ऑटो में बैठकर कहीं चला जाता। एक दिन नीना भी उनके साथ गई। मंदाकिनी को पता चला कि यह दीपक जी हैं, जो नीना जी के पति हैं। मंदाकिनी के आश्चर्य की सीमा न थी। इतने लंबे चौड़े शानदार व्यक्ति के सामने नीना जी तो उनके पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं। लगभग 1 महीना आने जाने का यही सिलसिला चलता रहा। नीना जी घर के कार्यों में व्यस्त रहती। दीपक जी के लिए खाना बनाना, उनके अनुसार घर की साफ सफाई में नीना जी का पूरा दिन निकल जाता। कुछ समय हुआ जब ऑटो में दीपक जी नहीं जाते, वह दिखाई ही नहीं देते। नीना जी को कहीं जाना हो तो ऑटो वाला एक इशारे पर हाजिर हो जाता। कई महीने बीत गए। नीना जी कभी कभी दिखाई दे जाती थी, परंतु दीपक जी कभी दिखाई नहीं देते। मंदाकिनी को उन दोनों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन सामने वाली कविता आंटी से मिलने गई तो देखा कि तेज कदमों से नीना जी उनके आगे से निकल गई। कविता आंटी नीना जी को देखते ही बोली, कोई ढंग नहीं रहने का, यह नहीं कि इतना भारी शरीर है तो सूट पर चुन्नी ले ले, शर्म नहीं आती, पता नहीं कैसी बेशर्म औरत है। मंदाकिनी ने कविता आंटी से पूछा, आंटी कितने विपरीत है दोनों पति पत्नी। दीपक जी की पर्सनैलिटी तो देखने लायक है, बड़ा रोबदार व्यक्तित्व है उनका। बच्चे कहीं बाहर रहते हैं क्या? इनके कितने बच्चे हैं? कविता आंटी ने शिकायती लहजे में कहा, क्या पता क्या है। दीपक जी बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थे, काफी पैसे वाले घर से। सुना है कि दीपक जी की बीवी बीमार पड़ गई थी, उसकी देखभाल के लिए इस नीना को रखा था। बीवी मर गई तो दीपक जी इस नीना को साथ लेकर यहां रहने लगे। रहस्य ही है इन दोनों का रिश्ता। कोई कहता है शादी कर ली तो कोई कहता है कि बस यूं ही साथ रह रहे। नीना की उम्र और दीपक जी की उम्र में बरसों का फैसला है। नीना की उम्र तो 35-40 ही है और दीपक जी 60 वर्ष के लगभग। अभी कुछ दिन पहले ही तो रिटायर हुए। मंदाकिनी नीना जी के प्रति दया भाव दिखाते हुए बोली, कुछ भी कहो आंटी, बेचारी तन मन से दीपक जी की सेवा में लगी रहती है। कविता आंटी ने कहा, हाँ सो तो है। कहते हैं दीपक जी बहुत गुस्से वाले हैं, हर काम बढ़िया वाला चाहिए। खाना घर सब अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित होना चाहिए। सुनने में आया है कि जब से इस नीना को अपने साथ लेकर इस घर में रहने लगे हैं, तब से इनके सभी रिश्तेदारों ने दीपक जी से अपने सारे संबंध खत्म कर लिए। अब यह तो भगवान ही जाने कि यह नीना नौकरानी की तरह रहती है या कोई और रिश्ता है। किसी समय दीपक जी बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हुआ करते थे। पीने की लत ने सब बर्बाद कर दिया। देखो तो आज भी कितने बलिष्ठ हैं। मंदाकिनी को आज नीना जी से घृणा नहीं हो रही थी, उन्हें तो उस पर तरस आ रहा था। औरत ने पूरी जिंदगी दीपक जी की सेवा में लगा दी, कल को कुछ हो गया तो जीवन बर्बाद होगा नीना जी का। कुछ दिन और बीते। आजकल बस देर सवेर घर के बाहर ऑटो खड़ा रहता है। कहीं जाना हो तो नीना जी उसमें बैठ कर जाती है। अब साथ में दीपक जी नहीं जाते।
लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। अब ऑटो वाला पूरी सेवा देता है, सामान अंदर तक पहुंचाता है। नीना जी एक दिन मंदाकिनी से मिली तो पता चला कि दीपक जी बीमार है, तो सारा समय उनके लिए खाना बनाने और देखभाल करने में चला जाता है। नीना जी आज बहुत उदास लग रही थी। कॉलोनी में किसी से बहुत अधिक व्यवहार नहीं रखती थी। कहते हैं जब दीपक जी इस कॉलोनी में आए थे तो शुरू में उनका भतीजा उनके साथ रहने आया था। लंबे समय तक साथ रहा, फिर उसने प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद नई दुल्हन और नीना जी के बीच झगड़े होने लगे। उन्होंने तो नीना जी का सामान भी बाहर फेंक दिया था, परंतु दीपक जी ने अपने भतीजे को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वह कभी नहीं आया। कई दिन हो गए, उस घर में कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। ना कोई आ रहा था और ना ही कोई बाहर निकलता था। बस ऑटो वाला जरूरत का सामान घर के अंदर पहुंचाकर चला जाता था। अचानक से एक दिन एम्बुलेंस की आवाज़ आई तो मंदाकिनी भागकर बाहर गई और देखा तो दीपक जी को ले जाया जा रहा था। नीना जी दूर लाचार सी खड़ी थी। पड़ोसी ने बताया कि पीना बहुत ज़्यादा हो गया था, घूमना फिरना बंद था, तबीयत अधिक खराब हो गई। मंदाकिनी और एक दो पड़ोसन दीपक जी से मिलने एम्बुलेंस के पास पहुंची तो दीपक जी ने सबकी तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरा क्या है, मैं कभी भी चला जाऊंगा, परंतु चिंता तो नीना की हो रही। यह बेचारी क्या करेगी। पहली बार दीपक जी के मुंह से नीना जी का नाम सुना, उनकी आंखें नम थी। नीना जी भी रो रही थी। सब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। एम्बुलेंस के जाते ही नीना जी भी ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल की ओर चल दी। मंदाकिनी दूर तक देखती रही। एम्बुलेंस की आवाज़ बेचैन करने वाली लग रही थी। लग रहा था कि कुछ बुरी घटना घटने वाली। नीना जी के बारे में सोचकर मन में विचार आया, बेचारी का क्या होगा, आखिर क्या मिला इसके पीछे आकर। पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, कुछ हो गया तो दीपक जी के परिवार वाले सब पैसा प्रॉपर्टी हड़पने चले आएंगे। कितनी सेवा की, क्या फल मिला। मंदाकिनी का मन आहत था। उस दिन के बाद ना तो दीपक जी की कोई खबर मिली और ना ही नीना जी दिखाई दी। लोगों ने फिर से खुसर फुसर करनी शुरू कर दी। आज पड़ोस में चर्चा थी। दीपक जी को गुजरे हुए 3 दिन हो गए। उन्हें सीधे गांव ले जाया गया था। कौन से गांव? जिन लोगों ने सालों से उनसे कोई संपर्क नहीं रखा, जीते जी कभी मिलने नहीं आए। पैसों के लालच में सारे रिश्ते दोबारा से बन गए। भतीजे को इतना प्यार दिया, साथ रखा, अंत समय में वह मिलने भी नहीं आया और मरने के बाद सब प्रॉपर्टी के हकदार बन गए। कॉलोनी के लोगों ने बातें बनाना शुरू किया। जिस दिन से नीना जी कहीं चली गई, उस दिन के बाद से वह ऑटो वाला भी दिखाई नहीं दे रहा था। जितने मुंह उतनी बातें, लोगों ने कहा। शायद नीना जी को कोई और दीपक मिल गया। अब मंदाकिनी की नज़र भी उस घर की ओर नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ से किसी के निकलने और मुस्कुराहट बिखेरने की उम्मीद नहीं थी। कभी कभी मन में ख्याल आता, क्या हुआ होगा बेचारी का, उसका कसूर क्या था, इस मकान में वापस आकर क्या करेगी। दीपक जी के परिवार वालों ने इस मकान को अपना बना लिया होगा। उस बेचारी को कौन देगा इतनी प्रॉपर्टी। कई महीने बाद आज उस मकान में फिर से चहल पहल थी। बच्चे खेल रहे थे। मंदाकिनी के मन में जानने की उत्सुकता हुई और वह सामने वाली कविता आंटी के पास चली गई। मंदाकिनी और कविता आंटी दोनों नीना जी के मकान में पहुंचे तो मंदाकिनी ने अपना परिचय देते हुए कहा, नमस्कार जी, मैं मंदाकिनी आपकी लाइन में 3 मकान छोड़कर सामने रहती हूँ। यह कविता आंटी, हम दोनों का मकान आमने सामने है। और आप लोग, क्या आप दीपक जी के रिश्तेदार हैं? दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर से बिठाया और कहा, यह मकान हमने खरीद लिया है। मंदाकिनी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, खरीद लिया है? मतलब किससे खरीदा? मालिक लोग तो जिस दिन से बंद करके गए हैं, कभी लौटकर नहीं आए। हाँ, बीच में दीपक जी का भतीजा जरूर आया था। वह घर का सामान ट्रक में लोड करके ले गया। दंपति ने कहा, जी हाँ, दीपक जी को गुजर गए थे। उनकी धर्मपत्नी नीना जो इस मकान की मालकिन है, हमने यह मकान उनसे ही खरीदा है। हम हैदराबाद से ट्रांसफ़र होकर आए।
दीपक जी की धर्मपत्नी हमारे ऑफिस में 4th क्लास लगी। उन्होंने ही मकान ऑफर किया था। बहुत अच्छी लेडी, मजबूर थी, कम पढ़ी लिखी थी, इसीलिए 4th क्लास में लग गई। नीना जी ने हमें बताया कि पूरी जिंदगी उन्होंने दीपक जी की नौकरानी की तरह देखभाल की। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, परंतु उस बेचारी की क्या औकात थी। दीपक जी के जीते जी उनके रिश्तेदार प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे, परंतु जीवन के अंतिम दिनों में दीपक जी ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाकर सब कुछ नीना जी के नाम कर दिया। नीना जी कह रही थी कि दीपक जी के बगैर अब वह इस मकान में दोबारा नहीं रहेगी। सामान उनका भतीजा ले गया, इसीलिए उन्होंने यह मकान हमें बेचने के लिए ऑफर किया और हमने इसे खरीद लिया। आज मंदाकिनी बहुत खुश थी। नीना जी को उनकी सेवा का फल मिल गया। जाते जाते दीपक जी ने उनकी जिंदगी को रोशन कर दिया। मंदाकिनी मन ही मन सोचने लगी, सच में कितना आसान होता है किसी के चरित्र पर उंगली उठाना। न जाने कितनों से क्या क्या रिश्ते नीना जी के बने, लेकिन वह दीपक जी की सेवा में लगी रही और समय आने पर उन्हें उसका मीठा फल भी मिला। लोगों का क्या है, लोग तो आज भी यही बातें बनाते हैं कि नीना जी ने दीपक की सेवा प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ही की थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और कौन सा किरदार आपको पसंद आया जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, और ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।